नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये जो 50 प्रश्न होंगे आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 1986 में। आप लोग याद रखिएगा, 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। यह जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसको हम छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको हम छाता विधान कहते हैं और इंग्लिश में जो है इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है अम्ब्रेला एक्ट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का जो संबंध है किससे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशम उत्पादन से। आप लोग याद रखिएगा, जो सेरीकल्चर है इसका संबंध होता है रेशम के खेती से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज के संस्थापक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि से तटरेखा सबसे लंबी है? यानी कि वह भारत का राज्य कौन सा है जिसकी जो कोस्ट लाइन है, जो तटरेखा है, वह सबसे लंबी है? तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा है वह गुजरात की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। गुजरात की जो तटरेखा है भारत में सबसे लंबी है। वह गोवा की जो तटरेखा है यह सबसे छोटी है। तो ये फैक्ट तो आप याद रखिएगा। वहीं जो आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है, दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला भारत का राज्य है गुजरात के बाद। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने भारत की बात कर ली है, आइए पूरे विश्व की बात कर लेते हैं। तो पूरे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला जो देश है वह कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है आपका कनाडा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो कनाडा है इसकी जो तटरेखा है यह पूरे विश्व में सबसे लंबी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल के शिमला में आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सबरीमाला जो टेम्पल है यह कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर। तो यह जो मंदिर है भगवान अयप्पा का मंदिर है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भगवान अयप्पा का यह मंदिर है सबरीमाला मंदिर, और यह जो है केरल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है यह किस राज्य में है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में यह नाभिकीय विद्युत परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी कुडनकुलम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु आपका राइट आंसर है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो है किस इकाई का प्रयोग हम करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोल का। मोल की सहायता से जो है किसी पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो आपको बताना है कि जो दांडी है यह गुजरात के किस जिले में स्थित है?
डांडी जो है गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात के नौरासी जिले में आपको देखने को मिलेगा डांडी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह जो फेमस कथन है यह किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। आप लोग याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उबंटू क्या है? उबंटू के बारे में पूछा गया कि उबंटू क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक वायरस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक मार्केटिंग कंपनी है? उबंटू क्या है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उबंटू है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में जो यूआरएल होता है इसका पूरा नाम पूछा गया है कि क्या होता है? यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यूआरएल का जो पूरा नाम होता है यह होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत करी थी? इसरो के द्वारा जो मार्स ऑर्बिटल मिशन है इसकी जो शुरुआत है यह किस वर्ष में करी गई थी? इसको हम मंगलयान मिशन के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2013। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल मेंशन है जिसको आप देख सकते हैं। इसरो ने मंगल ऑर्बिटल मिशन को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। इसे जो है मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चित्रकला की जो पट्टचित्र शैली है किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चित्रकला की पट्टचित्र शैली है यह कर्नाटक की सबसे उड़ीसा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हेग में। आप लोग याद रखिएगा, द हेग में आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल के बारे में पूछा गया है कि जो गोबी रेगिस्तान है, जो गोबी मरुस्थल है, यह किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे, आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल। मेनली इसकी जो लोकेशन है आप लोग याद रखिएगा, गोबी रेगिस्तान की, यह चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है यह गोबी मरुस्थल। और यह जो गोबी मरुस्थल एक ठंडा रेगिस्तान है, इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो गोबी मरुस्थल जो है एक ठंडा रेगिस्तान है जो कि चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? यह जो पुस्तक है राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? राज तरंगिणी यह जो फेमस पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कल्हड़ के द्वारा।
ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्हड़। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह अकबर और हेमू के बीच जो है किस वर्ष में लड़ा गया था। बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे पानीपत के दूसरे युद्ध का वर्ष पूछा हुआ है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1556 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1556 में पानीपत का जो दूसरा युद्ध था अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे। आइए इन 3 युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं। डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो पानीपत का युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर इस युद्ध को जीत जाता है और इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी जाती है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद ही जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं जो दूसरा पानीपत का युद्ध था यह अकबर और हेमचंद्र यानी कि हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। और सेकेंड जो पानीपत का युद्ध था इसको अकबर ने जीता था। वहीं तीसरा पानीपत का जो युद्ध था 1761 ईस्वी में मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ बनाम अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जो है मराठा हार जाते हैं और अब्दाली जीत जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। तो वह कौन से सिख गुरु थे जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी 1699 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। आप लोग याद रखिएगा, ये जो है सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु कहे जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। इनको जो इन्हीं के द्वारा जो है 1699 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तथा गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के लिए जो है 5 ककार अनिवार्य कर दिए थे। ये 5 ककार क्या थे सिखों के लिए जो अनिवार्य थे, जैसे केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये 5 ककार थे जो सिखों के लिए अनिवार्य कर दिए गए थे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा सिख धर्म की जो स्थापना है सिख संप्रदाय की, आप याद रखिएगा, सिख संप्रदाय की जो स्थापना है यह गुरु नानक देव के द्वारा करी गई थी। जो गुरु नानक देव थे जो सिखों के पहले गुरु कहे जाते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है सिख संप्रदाय की स्थापना करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सिखों के पहले गुरु कौन कहे जाते हैं या सिख संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक देव के द्वारा जो है सिख संप्रदाय की स्थापना करी गई थी। तथा ये जो गुरु नानक देव थे ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो गई है। पहले यह 552 हुआ करती थी, जिनमें से 2 जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग थे उनको मनोनीत किया जाता था। लेकिन हाल ही में वर्ष 2020 में जो है इनके जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग थे इनके चयन को रद्द कर दिया गया। तो ये जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग हैं इनको अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो टोटल जो लोकसभा के सदस्य हैं अब इनकी संख्या मैक्सिमम जो है 550 हो गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के किन 2 शहरों के मध्य जो है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यह नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी। पहली वाली वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है। वंदे भारत ट्रेन का जो पहले नाम था ट्रेन 18 हुआ करता था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा,
स्टार्टिंग में जब वंदे भारत ट्रेन आई थी तब इसका नाम रखा गया था ट्रेन 18 तथा पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी यह नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पराग्वे और बोलीविया किस महाद्वीप के दो स्थल रुद्ध देश हैं? पराग्वे और बोलीविया जो है किस महाद्वीप के दो स्थल रुद्ध देश हैं, लैंडलॉक कंट्री हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, साउथ अमेरिका महाद्वीप के पराग्वे और बोलीविया दो लैंडलॉक्ड यानी कि स्थल रुद्ध देश हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कनेक्ट करता है? इसमें से कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोजिला। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा नीचे के दोनों जो पास हैं आप देख पा रहे हैं, रोहतांग पास और आपका बारालाचा पास, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों ही दर्रे, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, दोनों हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है यह 1669 में स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1669। और इसका नाम क्या था, तारापुर परमाणु स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है। इसे आप याद रखिएगा, तारापुर परमाणु स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, यह भारत का पहला परमाणु स्टेशन था जो 1969 में स्टार्ट हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत कौन लाया था? तो आप लोग याद रखिएगा, इंदुलाल याग्निक। इन्होंने वह झंडा भारत लाया जो झंडा मैडम भीकाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में फहराया गया था। आप लोग याद रखिएगा, वर्ष 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में तिरंगा झंडा फहराया गया था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। और यह जो तिरंगा झंडा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया गया था, इसको चोरी छिपे ब्रिटिश भारत लाया गया था इंदुलाल याग्निक के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन मतलब जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसी के द्वारा जो फंडामेंटल हमारे ड्यूटीज़ हैं इनको जो है जोड़ा गया था। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 के तहत जोड़ा गया था। तथा कौन सा आर्टिकल सम्मिलित किया गया था, इससे भी आप याद रखिएगा। तो आर्टिकल 51A, यानी कि आर्टिकल 51A जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया। और इसी आर्टिकल 51A के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को यानी कि मूल कर्तव्यों को रखा गया था। तथा मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल करने की जो सिफारिश है स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर कहने पर की गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसी ने सिफारिश करी थी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनको संविधान में सम्मिलित किया जाए। तो आप याद रखिएगा, स्टार्टिंग में जब मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था आर्टिकल 51A के तहत,
तो स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में हमारे और कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि स्टार्टिंग में 1976 में जब मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था, तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो स्टार्टिंग में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1976 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला रिवोल्ट के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 से 22 के बीच में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एन जो है किस देश की मुद्रा है? एन जो है किस देश की करेंसी है, मुद्रा है? तो यह जापान की करेंसी है। आप लोग याद रखिएगा, जापान की करेंसी को एन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करी है? वह ऐसा कौन सा देश है जिसने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करी है, तथा पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स था, आप लोग याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स को हम राष्ट्रमंडल खेल के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तो पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत ने वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि भारत में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम हैं, पहली बार 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वहीं 2026 का जो अगला कॉमनवेल्थ गेम है, यह स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लिनियस। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, तो उस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो जो प्लासी का युद्ध था, यह 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके मध्य? तो अंग्रेजों के मध्य। उस समय अंग्रेजी सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था वह था रॉबर्ट क्लाइव। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह नियम है बॉयल का नियम। तो बॉयल के नियमानुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस के आयतन का जो दाब है, मतलब गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो बॉयल का नियम यह कहलाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। कौन सा रंग जो है उर्वरकों की क्रांति से जुड़ा हुआ है? इसमें से कौन सा रंग जो है उर्वरकों की क्रांति से संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, धूसर। जो धूसर रंग है, धूसर कलर है, यह उर्वरकों की क्रांति से रिलेटेड है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ पर है?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क शहर में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह संस्थान है यूनाइटेड नेशन का। तो सबसे पहले इसकी स्थापना का वर्ष आप लोग याद रखिएगा, 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था, इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा और न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य जो है परमानेंट होते हैं यानी कि अस्थायी होते हैं, और 10 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं। तथा ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यक्रम मतलब जो बदलते रहते हैं, तो ये 10 अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो 5 अस्थायी यानी कि परमानेंट सदस्य देश हैं, कौन कौन से हैं, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया और यूएसए हो गया। ये 5 परमानेंट सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है, तो मुंबई में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहली बार किसने दिया था, तो भारत की संविधान सभा का जो विचार है पहली बार दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एम.एन. रॉय ने दिया था। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 49वीं समानांतर रेखा। यहाँ पे पूछा गया है कि जो 49वीं समानांतर रेखा है यह कहाँ और किन 2 देशों के मध्य स्थित है। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह जो 49वीं समानांतर रेखा है यह अमेरिका और कनाडा के मध्य आपको देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अमेरिका और कनाडा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं पोलैंड और जर्मनी के मध्य भी कोई रेखा है, तो पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा। आप लोग याद रखिएगा, पोलैंड और जर्मनी के मध्य एक रेखा है जिसको बोलते हैं हिंडनबर्ग रेखा। तो इसे आप याद रखिएगा, हिंडनबर्ग या इसको ओडरनीस भी कहा जाता है, हिंडनबर्ग या ओडरनीस भी इसको कहा जाता है। तो हिंडनबर्ग या ओडरनीस यह जो रेखा है पोलैंड और जर्मनी के मध्य अवस्थित है। वहीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी रेखा है, तो आप लोग याद रखिएगा 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं जो समानांतर रेखा है यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य अवस्थित है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जर्मनी और फ्रांस के मध्य कौन सी सीमा है, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य मैगीनाट रेखा है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, मैगीनाट रेखा जो है यह जर्मनी और फ्रांस के मध्य अवस्थित है। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, पहला भारतीय संचार उपग्रह आपका हो जाएगा एप्पल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। डिटेल को देख लीजिए यहाँ पे। तो भारत का पहला जो संचार उपग्रह है एप्पल था। इस एप्पल का पूरा नाम था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, यानी कि एप्पल जो है भारत का पहला संचार उपग्रह था। इसे एरियन 1 वाहन से 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। यह इसरो का पहला स्वदेशी और प्रायोगिक संचार उपग्रह था, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो फेमस गोल गुंबद है यह कहाँ पर है। इसका जवाब आप सभी लोग दीजिएगा कि जो गोल गुंबद है यह किसके द्वारा बनवाया गया था और इसकी लोकेशन वर्तमान में कहाँ है। आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा।
अगला प्रश्न है, जो लिकेन होते हैं ये किसके सूचक होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, लिकेन जो हैं ये वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण के सूचक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फायर ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? जो फायर ब्लाइट रोग है इसका संबंध किससे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फायर ब्लाइट रोग है यह संबंधित है सेब से। आप लोग याद रखिएगा, सेब से संबंधित है फायर ब्लाइट रोग। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है 100% सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, सी, ऑप्शन सी। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को जो है विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? यूनेस्को के द्वारा जो सांची का स्तूप है इसको जो है विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1989 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो सांची का स्तूप है यह एएमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा और इसे 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। वर्तमान में भारत में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने, टोटल 43 हैं। तो आइए लेटेस्ट 3 जो विश्व धरोहर स्थल भारत के हैं उनको देख लेते हैं। तो भारत का जो एकदम लेटेस्ट यानी कि 43वां विश्व धरोहर स्थल है यह बना है चराई देव मोईदाम, जो कि असम में है। यह एक सांस्कृतिक स्थल है जिसको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है तथा यह भारत का एकदम लेटेस्ट का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है 2024 में। वहीं भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था होयसल मंदिर परिसर। यह कर्नाटक के बेल्लूर, हेलबीड और सोमनाथपुर में स्थित है। इसको 2023 में घोषित किया गया था। वहीं भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल था शांति निकेतन। इसे भी सितंबर 2023 में ही विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो इससे लेटेस्ट के भारत के जो 3 विश्व धरोहर स्थल हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। वहीं भारत का जो पहला विश्व धरोहर स्थल था वह था एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। इनको 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसके अलावा 1983 में कुछ अन्य साइट्स को भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कौन कौन सी? तो 1983 में ही आगरा के ताजमहल को भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आगरा का जो किला है इसको भी 1983 में ही विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसके अलावा अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है इनको भी 1983 में ही विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो सबसे पहले एलोरा की गुफाओं को घोषित किया गया था। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये भारत की पहली विश्व विरासत स्थल घोषित की गई थी। इसके अलावा 1983 में 3 अन्य साइट्स को भी घोषित किया गया था जिसका नाम मैंने आपको बताया है, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और एक आपका औरंगाबाद का अजंता की गुफाएं। तो इनको भी आप साथ में याद कर लीजिएगा, इनको भी 1983 में ही घोषित किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन ए। किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता हम बोलते हैं AB रक्त समूह को, तथा जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, जो सर्वदाता होते हैं, उनको ओ ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं इनको जो है सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो AB रक्त समूह के लोग होते हैं इनको जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं जो सार्वभौमिक दाता होते हैं, जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ये O ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं। तो दोनों ही आप याद रखिएगा। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से टोटल 50 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। जो सबसे बेहतरीन 50 प्रश्न बन सकते थे, बाकी उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे इसी तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।